हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। इससे पिछली सीरीज़ में हमने शुरू के 50 प्रश्नों को हल किया था। ये बी सीरीज़ का जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम आगे के 50 प्रश्नों को जो है हल करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं। 51वां प्रश्न है, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? तो आपको बताना है मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट जो हुआ है वो कौन से देश में हुआ है। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है इक्वाडोर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। मेरापी इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से सबसे अधिक सक्रिय है और हाल ही में इसमें कई बार विस्फोट हुआ है। यह जावा द्वीप और इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी याग्याकार्टा के केंद्र के पास स्थित है। वर्ष 2010 में इसके अंतिम बड़े विस्फोट में 347 लोग मारे गए थे और 20,000 अधिक से अधिक ग्रामीण जो है विस्थापित हुए थे। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण और उभरती औद्योगिकियों के लिए पहल आईसीईटी किसके द्वारा शुरू की गई है? सो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जो आईईसीटी है वो किसके द्वारा शुरू की गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भारत और यूएसए के द्वारा, ऑप्शन बी है यूएसए और यूके के द्वारा, ऑप्शन सी है भारत और यूके के द्वारा या ऑप्शन डी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सो आपको बताना है कि आईसीईटी पहल है वो किसके द्वारा शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि भारत और यूएसए द्वारा। महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए पहल आईसीईटी जो है ये भारत और यूएसए द्वारा शुरू की गई है। इसे भारत और अमेरिका द्वारा वर्ष 2022 में मई में शुरू किया गया था। इसका संचालन दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों द्वारा किया जा रहा है। आईसीईटी के तहत दोनों देशों ने सहयोग हेतु 6 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें वह सह विकास और सह उत्पादन शामिल होगा, जिसे धीरे धीरे क्वाड और फिर नाटो और यूरोप के शेष विश्व में विस्तारित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्यान का नाम अमृत उद्यान रखा गया है? ऑप्शन ए है चश्मे शाही, ऑप्शन बी है मुगल गार्डन, ऑप्शन सी है शालीमार बाग या ऑप्शन डी है लोधी गार्डन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी मुगल गार्डन। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। मुगल गार्डन अथवा अब अमृत उद्यान जम्मू और कश्मीर के मुगल गार्डन ताजमहल के आसपास के बगीचों तथा भारत एवं फारस के लघु चित्रों से प्रेरित है। वर्ष 1917 में बागबानी के निदेशक विलियम मस्टो ने सहयोग से सर एडविन लुटियंस द्वारा मुगल गार्डन के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1982 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1972 में या ऑप्शन डी है 1976 में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए 1982 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान यह केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन वर्ष 1982 में किया गया था। यह संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। यह संस्थान लुप्त प्राय जीवों जैसे जैव विविधता, वन्यजीव नीति, नैव विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए कार्यक्रमों का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? सो ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के लिए बात हो रही है। ऑप्शन ए है होल्ड माई हैंड, ऑप्शन बी है लिफ्ट मी अप, ऑप्शन सी है सियाओ पापा या ऑप्शन डी है नाटो नाटो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है नाटो नाटो। एस राजमौली की ब्लॉकबस्टर पीरियड एक्शन फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटी ने 80वें गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। एम किरावणी द्वारा निर्देशित नाटू नाटू गीत प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गीत है और यह एस राजमौली के जो है डायरेक्शन में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है वे आकर्षक पदार्थ हैं जिनमें विशेषताओं का एक अनूठा संयोजन है। दूसरा कथन है इनका उपयोग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के निर्माण के लिए किया जाता है। तीसरा कथन है पहला प्राकृतिक क्वासिक क्रिस्टल वर्ष 2009 में रूस के खातिर का उल्का पिंड से खोजा गया था। और ऑप्शन डी है क्वासिक क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं जो एक निश्चित दोहराव वाला पैटर्न होता है। सो आपको बताना है क्वासिक क्रिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, जो कि सही नहीं है। क्वासिक क्रिस्टल आकर्षक पदार्थ है जो कि विशेषताओं का एक अनूठा संयोजन है। ये प्राकृतिक दुनिया में वैविध्य की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। पारंपरिक क्रिस्टल
के परमाणु दोहराव वाले पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, जबकि क्वासिक क्रिस्टल में परमाणु एक पैटर्न में व्यवस्थित होता है। अनुप्रयोग क्या क्या है इनका उपयोग नॉन स्टिक फ्राई पैन में किया जाता है, एक्यूपंक्चर और सर्जरी के लिए, सुई दांत चिकित्सा उपकरणों में तथा रेजर ब्लेड के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, लवणीय जल के मगरमच्छों की आयुसीन स्थिति क्या है? आपको बताना है कि व्हाट इज़ द IUCN स्टेटस ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। ऑप्शन ए है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑप्शन बी है वनरेबल, ऑप्शन सी है लीस्ट कंसर्न या ऑप्शन डी है नियर थ्रेटन्ड। गंभीर संकटग्रस्त हैं, सुभेद्य हैं, संकट मुक्त हैं या निकट संकटग्रस्त हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, संकट मुक्त यानी लीस्ट कंसर्न। लवणीय जल के मगरमच्छ यह मौजूदा जीवित मगरमच्छों की 23 प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति है। इसमें 2 क्रोकोडाइल मगरमच्छ और कैमन शामिल है। इसे एस्चुरिन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, यह आमतौर पर एस्चुरी के लवणीय जल में पाया जाता है। यह महासागरों में लवणीय जल को भी सहन कर सकता है और ज्वारीय धाराओं का उपयोग करके खुले समुद्र में लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स BHR प्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है? इसके ऑप्शन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। आपको बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने जो है बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल्स का एक नया कैडर शुरू किया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने देश में व्यवसाय और मानवाधिकार पेशेवरों का एक नया कैडर शुरू किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत 12 सितंबर 2008 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह एक स्वायत्त संस्थान है। यह अनुसंधान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वाधीन में कार्य करता है। यह एक थिंक टैंक भी है जो नीति निर्माताओं, नियामकों के साथ साथ कॉरपोरेट मामलों में क्षेत्र में काम करने वाले अन्य हितधारकों के लिए डेटा और ज्ञान का भंडार तैयार करता है। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है हरिमऊ शक्ति, मित्र शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र या सूर्य किरण। आपको बताना है कि द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर इज हरिमऊ शक्ति, मित्र शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र या सूर्य किरण। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सिंगापुर और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है उसे बोल्ड कुरुक्षेत्र कहा जाता है। सिंगापुर और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर में सैन्य स्टेशन के द्विपक्षीय शस्त्राभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। इस अभ्यास की मेजबानी भारतीय सेना ने की है। अगला प्रश्न है, लासिका फाइलेरिया किस परिजीवी के संक्रमण से होता है? आपको बताना है लासिका फाइलेरिया जो होता है वो कौन से इन्फेक्शन के कारण होता है। नंबर 1 है नोमाटोड, ऑप्शन बी है एकैंथोसिफेलिन्स या ऑप्शन सी है प्लैथिलिम्नस या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, नेमाटोड। प्रश्न अगला है 61वां, गण नगाई उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गण नगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द स्टेट्स? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा गण नगाई उत्सव जो है ये मणिपुर का जो है प्रमुख उत्सव है। यह प्रतिवर्ष मणिपुर के जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा फसल कटाई के बाद मनाया जाता है। यह त्यौहार वर्ष के अंत का भी प्रतीक है, जबकि किसानों ने अपने खाद्यान्न को अपने गोदामों में जमा कर लिया होता है, उस टाइम ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, PM डिवाइन योजना किसके विकास के लिए शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है सीमावर्ती गांव, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर क्षेत्र, ऑप्शन सी है नक्सल प्रभावित क्षेत्र या ऑप्शन डी है तटीय क्षेत्र। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिज़ाइन की घोषणा की गई थी। PM डिज़ाइन योजना यह 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। PM डिज़ाइन योजना में वर्ष 2022-2023 से वर्ष 2025-2026 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष वर्गों तक 4 वर्ष की अवधि में 6,600 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा।
पीएम डिज़ाइन पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त है या मौजूदा केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका पहला कथन है, यह लोकप्रिय रूप से एक कृत्रिम शर्करा स्वीटनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सही है। ये एक प्रकार का चीनी मादक पेय है, चीनी जैसा जो है इसका टेस्ट आता है, जिसका उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है। इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है तथा पारंपरिक शर्करा के विपरीत रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि भी नहीं होता है इससे। अगला प्रश्न है, वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि और प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की जाती है। ऑप्शन ए है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल द्वारा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण द्वारा, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्लोबल सी लेवल राइज एंड इम्प्लीकेशंस का जो रिपोर्ट होता है वो तैयार किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो है ये रिपोर्ट तैयार करता है। अगला प्रश्न है, मार्गम कली किस धर्म की कला है? आपको बताना है कि मार्गम कली जो है ये किस धर्म की कला है। ऑप्शन ए है हिंदू, ऑप्शन बी है मुस्लिम, ऑप्शन सी है सिख, या ऑप्शन डी है ईसाई। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ईसाई। मार्गम कली यह केरल के सबसे लोकप्रिय ईसाई कला का रूप है। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा एक समूह में प्रस्तुत किए जाने वाले कलाकारों में लय की भावना होनी चाहिए और यह एक प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए चुस्त होना चाहिए। परंपरागत रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन मंगड़ागड़म के साथ शुरू होता है। तो जो ये मार्गम कली है ये महिलाओं का है और मंगलागड़म जो है ये पुरुषों का होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ को बनाया गया था? तो आपको बताना है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल जो सेल है PPAC, ये किस वर्ष बनाया गया? वर्ष 2001 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 2002 में, या वर्ष 2003 में? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्ष 2002 में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। कंदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया है। दूसरा है, भारत दुनिया में कंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको इसमें बताना है कि मिलेट्स के बारे में कौन सा जो है कथन या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ऑप्शन एक मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन या मिलेट्स वर्ष के रूप में जो है अनाउंस किया है, या इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो है मिलेट का प्रोड्यूसर है। नीचे गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का करेक्ट चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों सही है, ऑप्शन सी है केवल दो सही है, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही हैं। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने के भारत के प्रस्ताव को वर्ष 2018 में खाद्य और कृषि संगठन जो है द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, गंभीर और बाणगंगा नदी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए है केवलादेव, ऑप्शन बी है बांदीपुर, ऑप्शन सी है पेंच, या ऑप्शन डी है कांजीरंगा। आपको बताना है कि गंभीर और बाणगंगा नदी किन दो राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवलादेव। यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। यह एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। अगला प्रश्न है, T+1 निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? पहला कथन है, इसका अर्थ है बाजार व्यापार संबंधी निपटान,
और दूसरा कथन है यह केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक सही है। इसका अर्थ है बाजार व्यापार संबंधी निपटान। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों को स्वर्ण अयस्क भंडार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राज्य है राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और पश्चिम बंगाल। सो इसको जो है आपको एक जो है अवरोही क्रम में आपको लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद इस तरह से आपको लगाना है। तो सबसे बड़ा जो है स्वर्ण अयस्कों का भंडार जो है बिहार है, जिसमें 44% है। इसके बाद राजस्थान है जिसमें 25% है। इसके बाद कर्नाटक है और देन पश्चिम बंगाल है। तो सबसे पहले 3, 2, उसके बाद 4 और 1 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार, उसके बाद क्या आएगा, राजस्थान आएगा, 3, 1, 2 और 4 ये आएगा इस तरह से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, 3, 1, 2 और 4, यानी पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका जो कुल प्रतिशत है वो 3% के आसपास जो है इंक्लूड करता है ये। 71वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने लिंक्स U2 सिस्टम का निर्माण किया है, जो एक स्वदेश निर्मित नौसैनिक गन फायर कंट्रोल सिस्टम है। ऑप्शन ए है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन सी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या ऑप्शन डी है बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड। सो किसने जो है लिंक्स U2 सिस्टम का जो है निर्माण किया है, या जो एक स्वदेशी निर्मित नौसैनिक गन है उसका फायर कंट्रोल सिस्टम बनाया है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है ये बनाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के साथ भारतीय नौसेना के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद करने हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत 13 लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदे जाएंगे, जिसकी कुल लागत 1700 करोड़ रुपए से अधिक है। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा कथन है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही, दूसरा है एक तथा दो दोनों, तीसरा है केवल दो सही, और चौथा है न तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सही हैं। सो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद, भारत में हुआ था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गईं। उन्हें भारतीय कोकिला द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट्स को निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ एकीकृत किया है। ऑप्शन ए है आरोग्य सेतु, ऑप्शन बी है डिजी लॉकर, ऑप्शन सी है एम परिवहन ऐप, या ऑप्शन डी है उमंग ऐप। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि डिजी लॉकर। सो देखिए आरोग्य सेतु तो बेसिकली कोरोना के लिए है। उमंग ऐप जो है आपका ये EPFO वगैरह चीज़ों के लिए है, साथ में और भी स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। एम परिवहन ऐप बेसिकली लाइसेंस वगैरह के लिए, और डिजी लॉकर में आप हर तरह के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जैसे लाइसेंस है आपका, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर जो है आपके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह है वो रख सकते हैं। तो अब जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है खेलो इंडिया गेम्स में जो सर्टिफिकेट हैं वो आप डिजी लॉकर से भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न है परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है राज्य विधानसभा द्वारा, सी है प्रधानमंत्री द्वारा, या डी है लोकसभा द्वारा। सो आपको बताना है कि परिसीमन आयोग जो है वह किसके द्वारा गठित किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा। परिसीमन से तात्पर्य किसी देश में आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। इसमें परिसीमन आयोग को बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करना होता है।
संविधान के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव में हमेशा की देरी होती रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पैकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया गया है जो कि दूध में मिलावट का पता लगाएगा। वो कौन सा आईआईटी है जिसने ये बनाया है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी है आईआईटी बीएचयू या ऑप्शन डी है आईआईटी मद्रास। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। सो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने जो है वहाँ के शोधकर्ताओं ने एक त्रिआयामी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड में दूध के भीतर की मिलावट का पता लगाया जा सकता है। परीक्षण घर पर भी किया जा सकता है। यह यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित मिलावट करने वाले एजेंटों के रूप में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कई पदार्थों का पता लगा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत स्वर्ण वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है कैडमियम या ऑप्शन डी है कैल्शियम। सो कौन सा जो पदार्थ है जिसे श्वेत स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लिथियम। रिचार्जेबल बैटरी की अधिक मांग के कारण इसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। यह एक मुलायम और चांदी समान चमकीला सफ़ेद धातु है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 5G प्रौद्योगिकी को लागू करने वाला प्रथम आकांक्षी जिला बन गया है? ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है सोनभद्र, ऑप्शन सी है विदिशा या ऑप्शन डी है छतरपुर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो है ऑप्शन सी विदिशा। आपको पता है ना चाहिए कि विदिशा जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यह आकांक्षी जिला है जो कि उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत अभिनव 5G प्रौद्योगिकी की जमीनी स्तर पर नियोजित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, शहरी अवसंरचना विकास कोष को प्रबंधित किया जाता है। ऑप्शन ए है गैर बैंकिंग वित्तीय निगम द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय द्वारा या ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। सो शहरी अवसंरचना अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज़ मैनेज्ड बाय होम, आपको बताना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा। शहरी अवसंरचना विकास कोष केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष की स्थापना की घोषणा की है। इस प्रायोजन के लिए प्रति वर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। कोष का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियां उपलब्ध दिशा निर्देश के आधार पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र कांग्रेस 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन ए है शिलोंग, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है इम्फाल या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इम्फाल। इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन और पारंपरिक औषध शास्त्र कांग्रेस 2023 का शुभारंभ हुआ। यह कांग्रेस दुनिया भर के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा नृवंश विज्ञान और औषधीय पौधों का आधारित पारंपरिक चिकित्सा के वैज्ञानिक अध्ययन पर कई महत्वपूर्ण और समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध है किस क्षेत्र से? संबंध आपको बताना है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए, या ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के मूल्यों और नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी है लद्दाख में बच्चों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों से, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी लद्दाख में बच्चों के कल्याणकारी गतिविधियों से संबंधित है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है जी। तो ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना कई कल्याणकारी गतिविधियां चला रही है, जैसे कि आर्मी गुडविल स्कूल, बुनियादी ढांचा विकास परियोजना, शैक्षिक यात्राएं आदि। लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्र में निवासरत विद्यार्थियों के लिए जो है यह ऑपरेशन सद्भावना चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो BIS को लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है 1980 में,
ऑप्शन सी है 1987 में या ऑप्शन डी है 1982 में। सो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, जो कि कई सारे तरह के उत्पाद को बनाते वक्त आपको जो है भारतीय मानक ब्यूरो के नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि आपने जो है खिलौने वगैरह जब बनते हैं या फिर जो है कई ऐसी चीज़ें हैं, लगभग 200 से अधिक ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है BIS का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है बनाने से पहले। तो इसकी स्थापना जो है वो कब से लागू की गई थी, इसको कब से इफ़ेक्ट में लाया गया था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए 1986। ठीक है जी। तो भारतीय मानक ब्यूरो इसे तैयार वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों के लिए स्थापित किया गया था। यह BIS अधिनियम 1986 द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि दिसंबर 1986 में लागू हुआ था। यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है। अक्टूबर 2017 में एक नवीन BIS अधिनियम 2016 लागू किया गया है। यह अधिनियम BIS को भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहरी स्थानीय निकाय को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन लोकल बॉडीज गॉट वाटर प्लस सर्टिफिकेशन। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है शिमला या ऑप्शन डी है तिरुपति। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी तिरुपति। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, या फिर इसको आप कह सकते हो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वाटर प्लस सर्टिफिकेशन जो है ये इनको मिला है तिरुपति को। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत जो है वाटर के स्वच्छ प्रमाणन प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत शहरों में दावों को एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा सत्यापित किया जाएगा। वाटर प्लस प्रमाणन प्रोटोकॉल अन्य बातों के साथ साथ मूल्यांकन करता है कि कोई अनुपचारित उपयोग किया गया जल या मल कीचड़ पर्यावरण या जल निकायों से नहीं छोड़ा जाता है, और समग्र उपयोग किया गया जल, सीवेज और मल कीचड़ को सुरक्षित रूप से उपचारित किया जाता है। साथ ही उपचारित जल के अधिकतम पुनः चक्रण उपयोग के साथ साथ जल का इस्तेमाल किया जाता है। अंततः 14 ULBs को वाटर प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है, या ऐसे 14 अर्बन लोकल बॉडीज़ है जिनको वाटर प्लस सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया है। ऑप्शन ए है एशिया विकास बैंक, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो किसके द्वारा जो है संगठन के द्वारा जो है महिला व्यवसाय और कानून सूचकांक जारी किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी कि विश्व बैंक। सो महिला व्यापार और कानून सूचकांक जो WBL होता है, विश्व बैंक ने महिला व्यवसाय और कानून 2023 सूचकांक जारी किया है। महिला व्यवसाय और कानून 2023 वार्षिक रिपोर्ट की श्रृंखला में 9वां संस्करण है, जो 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों और नियमों का विश्लेषण करती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 फरवरी को, ऑप्शन सी है 22 मार्च को, ऑप्शन बी है 22 मार्च को, ऑप्शन सी है 21 फरवरी को या ऑप्शन डी है 21 मार्च को। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी 21 फरवरी को। सो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। का आरंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा या ऑप्शन डी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है बिंद योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, इसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL द्वारा कार्यान्वित किया गया है। दूसरा है, इसका लक्ष्य पूरे देश में 2 करोड़ LED स्ट्रीट लाइटें लगाने का है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो ऑप्शन 1 है केवल ए सही,
केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल दो सही, या ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही। अगला प्रश्न है, भद्राचलम मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि भद्राचलम टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। नंबर ए इज़ तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश एंड देन कर्नाटका। सो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। भद्राचलम मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिंकुला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है, यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम से संपर्क प्रदान करेगा। ऑप्शन दूसरा कथन है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सुरंग होगी। सो नीचे दिए गए कूट में आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, केवल एक सही। यह लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को सभी मौसम से संपर्क प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, जिसे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ने निम्नलिखित में से किस चावल के लिए पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं? तो आपको बताना है कि आइडेंटिटी स्टैंडर्ड किसके लिए जो है FSSAI ने जो है तैयार किया है। ऑप्शन ए है जवा फूल, ऑप्शन बी है बासमती, ऑप्शन सी है कट्टूनाड, या ऑप्शन डी है इंद्रायणी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, बासमती। तो FSSAI ने जो है AI ने जो है अभी बासमती के लिए जो है पहचान मानक निर्दिष्ट किए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर आपको बताना है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कौन है? ऑप्शन ए है मैरी कॉम, ऑप्शन बी है लवलीना बोर्गोहेन, ऑप्शन सी है निखत जरीन, या ऑप्शन डी है नीतू घनघास। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, निखत जरीन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अर्थ आवर 2023 के दौरान 2279 मेगावाट बिजली की बचत की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है पौंडुचेरी, या ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अल्मा टेलीस्कोप जो स्थित है वो कौन सी जगह पर स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है अजरबैजान, या ऑप्शन डी है अंटार्कटिका। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, चिली। अगला प्रश्न है, काला जर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला कथन है, वर्ष 2007 से 2022 के मध्य भारत में काला जर के मामलों में 98.7% की वृद्धि हुई है। दूसरा कथन है, इसे विसरल या लीशमैनियासिस या ब्लैक फीवर या दमदम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल दूसरा सही है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु प्रदर्शनी और कृषि मेले का आयोजन किया गया था? सो ऑप्शन ए है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है बुलंदशहर, या ऑप्शन डी है आगरा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर में। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए है वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, ऑप्शन बी है ग्रह और लोगों का अस्तित्व बनाए रखना, ऑप्शन सी है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अगला प्रश्न है, पैंगोलिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, यह एक रात्रिचर स्तनधारी और चींटियों तथा दीमकों को खाते हैं। ऑप्शन बी है, यह स्वयं की रक्षा के लिए एक गेंद की भांति अपने शरीर को रोल कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, इनके पास केराटिन से बने शल्क होते हैं जो उनके पूरी शरीर को ढकते हैं, या ऑप्शन डी है, सभी पैंगोलिन प्रजातियों को लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय परिशिष्ट 3 में सूचीबद्ध किया गया है।
सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री स्पंज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह पौधों की प्रजातियां हैं, ऑप्शन बी है यह अपेक्षाकृत बुनियादी बहुकोशिकीय वाले जीव हैं, ऑप्शन सी है इनके पास उत्तक या अंग नहीं होता, या ऑप्शन डी है इन्हें अकशेरुकीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सो 97 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यह पौधों की प्रजातियां नहीं हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, स्वायत्त पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है विदेश मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वायत्त पहल की स्थापना या आरंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, आकाश आयुध प्रणाली के उत्पादन के लिए किस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या ऑप्शन डी है बख्तरबंद वाहन निगम लिमिटेड। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, नेस्ट्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है यह एक बैंक खाता है जो एक बैंक एक विदेशी बैंक के पास रखता है। दूसरा है नॉस्ट्रो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक और दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ड्रेजिंग डैश हटाने की प्रक्रिया है। आपको बताना है ड्रेजिंग किस चीज़ को हटाने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है आक्रामक प्रजातियाँ, ऑप्शन बी है वीड्स, ऑप्शन सी है अवसाद, या ऑप्शन डी है ग्रीन हाउस गैस। तो ड्रेजिंग जो है ये सेडिमेंट्स को हटाने की एक प्रक्रिया है, यानी अवसाद को हटाने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? पहला है यह 8 अंकों का अक्षरांकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है, और दूसरा है एक उपभोक्ता BIS केयर ऐप का उपयोग करके हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की जांच का और प्रमाणीकरण करता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही रहेगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे किस शहर में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है हैदराबाद, या ऑप्शन डी है लखनऊ। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी। पहला रोपवे जो है वाराणसी में भी बनाया जाने वाला है। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार ASD 100 बच्चों में से एक को प्रभावित करता है। दूसरा कथन है, ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन क्षेत्रों जैसे में उत्कृष्ट कौशल दिखाते हैं। तीसरा है, इलाज के साथ यह ठीक हो जाता है। या चौथा है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है। सो नीचे दिए गए कूट में से कौन सा जो आंसर है वो सही है? 1 और 4, 1 और 2, 2 और 3, और 3 और 4। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट के तहत भारतीय स्कीमर्स को किसके रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन ए है कम चिंतनीय, ऑप्शन बी है सुभेद्य, ऑप्शन सी है अपर्याप्त डेटा, या ऑप्शन डी है संकटग्रस्त। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, संकटग्रस्त। सो दोस्तों, अभी इस सीरीज़ में फ़िलहाल इतने ही प्रश्न, लगभग हमने 55 प्रश्नों को अभी हल किया है। आगे के प्रश्नों को अगली सीरीज़ में हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।